Assalamu alaikum. Today is the 12th lecture and we will continue our discussion about arrays. पिछली दफ़ा हमने arrays को introduce किया, आप उनको declare करना बताया and we ended it थोड़े से इस्तेमाल के बाद by introducing the const keyword which I recommended that when you come to complex programs and large programs you should start using it to declare the size of the array. It makes life very easy and simple. आज का एजेंडा जो है वो कुछ इस तरह से है कि पहले हम स्ट्रिंग्स को कंसिडर करेंगे विच आर कैरेक्टर एरेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल यूज़ देम एक्सटेंसिवली इन आवर कमिंग लेक्चर्स. स्ट्रिंग्स के बाद हम कुछ छोटे मोटे एल्गोरिदम्स देखेंगे कि जी क्या किया जा सकता है एरेज के साथ, और फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज को. सो आइए आज की डिस्कशन हम स्ट्रिंग्स के साथ शुरू करते हैं. Whenever we dealing with words and sentences, we are actually dealing with arrays of characters. अभी तक तो हम arrays जो हैं वो integers के साथ deal करते रहे थे कि जी age है, ये है, वो है. But what about your name? अभी तक देखें आपको अपना नाम जो है ना वो किसी variable में लिखना नहीं आया. You can't say something like see out, please enter your name and see in into something. It can't be a simple variable. Variable में तो एक character आता है. So how do we grab your name? Name के लिए what we need is a character array. No different from the integer arrays. We say something like char name square bracket 100 square bracket closed. What we have done is we have declared a string or a character array. कैरेक्टर एरेज में अलहदा से इस वास्ते मेंशन करना चाहता था कि इसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए. देखें, जब हम एक लेट्स से एरे डिक्लेयर की, कैरेक्टर एरे 100 कैरेक्टर्स की डिक्लेयर कर दी, आपने अपना नाम इनपुट किया. नाम जो है लेट्स से वो 15 या 20 कैरेक्टर्स का है. बाकियों का क्या बनेगा? आप जब इसको डिस्प्ले पे आउटपुट करना चाहेंगे, क्या वो 100 कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे, यानी पहले 20 में नाम लिखा हुआ और बाकी ब्लैंक स्पेसेस होंगी? व्हाट डू यू थिंक? वेल, C was born when character handling was required. I mean, there was a word processing requirement, so it has very strong character handling capabilities. One of those capabilities is this notion of strings. जब भी हम किसी कैरेक्टर एरे के अंदर कोई स्ट्रिंग को प्लेस करते हैं, मैं स्ट्रिंग जो है मैं कह रहा हूँ कि जी जैसे आपका नाम है ना, दैट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, सो आई विल बी यूजिंग दैट एज अ स्ट्रिंग. जब भी हम किसी एरे के अंदर एक स्ट्रिंग को प्लेस करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर अपने पास एक मार्कर रख लेता है कि जी एरे तो इतनी बड़ी थी लेकिन इसके अंदर इतनी सी स्ट्रिंग स्टोर हुई है. वो मार्कर जो है इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर विच इज़ द नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर जो है उसका ASCII कोड यानी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑल ज़ीरोज़ है. ऑल ज़ीरोज़ को C में हम रिप्रेजेंट करते हैं एज यूजुअल विद एन एस्केप कैरेक्टर विच इज़ द \0. देखिए, हमने एक पहले इस्तेमाल किया था न्यू लाइन के लिए कि जी अगर नई लाइन पे आपने प्रिंटिंग शुरू करनी हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, वो था \n. उसके बाद हमने दो नंबर्स या कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस के लिए हमने एक टैब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, उसका शॉर्ट हैंड जो था वो था \t. अब हम एक नया कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है \0 which stands for the null character and is the character that C uses to terminate character strings. All C strings are terminated with the null character. इसका ताल्लुक मेमोरी के साथ भी है कि जी एरेज जो हैं कैरेक्टर एरेज वो मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं. One needs to know that. Whenever we declare a character array, we normally declare it a little larger than we require and then we try to input something into it. How do we do that? Now life is easy. Suppose you declare a character array saying character or char name 100 within square brackets semicolon. फिर आप कह सकते हैं see out please enter your name. वही लेस दैन और कोटेशन मार्क्स में ओमिट कर रहा हूँ. अब आप कह सकते हैं see in greater than name semicolon. अब देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम
that you're using something other than a simple variable on the right hand side in a cin statement. There is intelligence built into the cin stream. वो intelligence जो है, it allows the compiler or rather the program to read a whole string at a time rather than a single character. वो देखता है कि जी name जो है is not a simple variable, it's a string or a character array. तो cin जो है वो character array को पढ़ेगा और कहाँ तक पढ़ेगा, जब आप enter दबाएंगे उतनी वैल्यू उठा ली जाएगी और फिर इस character array called name उसके अंदर स्टोर कर दी जाएगी. अपनी तरफ से C जो है वो उसके एंड पे एक \0 यानी नल कैरेक्टर को अटैच कर देगी. सो यू हैव टू बी क्लियर कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस ऑक्यूपाइड है इस कैरेक्टर एरे के अंदर, वो जो आपने वर्ड्स एंटर किए थे, लेट्स से अपना नाम एंटर किया था, उनकी लेंथ, लेट्स से कि जी 15 कैरेक्टर्स आपने एंटर किए और एक नल कैरेक्टर, यानी टोटल लेंथ 16 हो जाती है. इस चीज़ का ख्याल रखना इस वास्ते लाजमी है कि जी दिस इज द नल कैरेक्टर इज द वन दैट सी यूजेस टू डिटरमिन कि जी एरे के अंदर पॉपुलेटेड एरिया ख़त्म कहाँ पे हुआ है. अगर आप असाइन कर देते हैं विद इन अ प्रोग्राम और somehow you try to assign more characters than will fit in the array और एंड पे \0 ना आ सके, तो प्रोग्राम को ये नहीं पता चलेगा कि मेमोरी में कैरेक्टर एरे कहाँ पे ख़त्म हुई. And that can cause serious logical errors. Maybe your program stops working or other interesting side effects start happening. So keep that clear in your mind. Whenever working with character arrays, the size of the array should be 1 greater than the number of characters that you want to store in it. Now let us take a look at how can we initialize these arrays. हमने इंटीजर एरेज के लिए भी एक इनिशियलाइज़र की बात की थी कि जी कर्ली ब्रेसेस के साथ आप उसको एक लिस्ट दे दें नंबर्स की, वो एरे इनिशियलाइज हो सकती है. उसके साथ फिर हमने ये कहा कि जी अगर आप एरे का साइज़ डिक्लेरेशन के अंदर ना बताएं और इधर एक नंबर्स की लिस्ट दे दें कर्ली ब्रेसेस के अंदर, लिस्ट मीन्स इंटीजर सेपरेटेड बाय कॉमास, तो उतनी बड़ी इंटीजर एरे ऑटोमेटिकली कंपाइलर जनरेट कर देगा. बोथ ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली अप्लाई to character arrays as well. So you can say something like character char name 100 equals. अब आप चाहें तो सिंपल कोटेशन मार्क्स में कर लें, एक पूरी स्ट्रिंग लिख दें, या आप वही कर्ली ब्रेसेस और फिर अंदर एक एक कैरेक्टर लिखते जाएं. कैरेक्टर कैसे लिखा जाता है, कुछ याद है आपको? सिंगल कैरेक्टर्स आर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, जिसको एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं. सो सिंगल कोटेशन मार्क, एक कैरेक्टर ए या बी या 0 या सी या एक्स व्हाटएवर, फिर कोटेशन मार्क क्लोज्ड, ये एक कैरेक्टर है. फिर कॉमा, फिर इसी तरह सिंगल कोट्स के अंदर दूसरा कैरेक्टर, कॉमा एंड सो ऑन. जितने कैरेक्टर्स आप इस कैरेक्टर एरे में स्टोर करना चाहते हैं वो इनिशियलाइजर लाइन के ऊपर आप दे सकते हैं. दूसरा तरीका जो है वो कैरेक्टर एरेज में ज़्यादा आसान है कि जी आप लिखें चार नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ना लिखें, इक्वल टू, और आगे आप स्ट्रिंग लिखते हैं. अब स्ट्रिंग जो है हम सी में डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं. सो यू माइट वांट टू राइट समथिंग लाइक हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू वी यू और समथिंग लाइक दैट एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग. वो स्ट्रिंग इस एरे के अंदर असाइन हो जाएगी और एरे का साइज ऑटोमेटिकली जितने कैरेक्टर्स थे स्ट्रिंग में दैट +1 फॉर द नल कैरेक्टर वो एलोकेट हो जाएगा. रिमेंबर, मेमोरी जो है वो डिक्लेरेशन टाइम पे एलोकेट होती है. अभी तक हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे हम मेमोरी डायनामिकली एलोकेट कर सकें. बाद में होंगे हमारे पास, लेकिन इस वक्त जब हम डिक्लेरेशन लिखते हैं, कोई वेरिएबल है या एरे है, उतनी मेमोरी रिजर्व हो जाती है और वो फिर प्रोग्राम के दौरान इस्तेमाल होती है. सो हियर वी कैन स्ट्रेट अवे असाइन a string to an character array और वहाँ पे array का size is automatically determined. कुछ कर सकते हैं इसके साथ, बहुत सारी interesting चीज़ें. पहली चीज़, let's start reading your name from the keyboard and outputting it on the screen. So you can say something like char name 100, cout please enter your name, cin
greater than name. As I mentioned earlier, आप जो भी आप टाइप करेंगे जब तक आप एंटर की नहीं दबाते वो इस एरे में चला जाएगा. सी इन करके नेम एरे के अंदर आ गया. अब आउटपुट कैसे करें? वेल अगेन सी आउट इज इंटेलिजेंट इनफ. इफ यू से सी आउट लेस देन नेम सेमीकोलन, तो वो जो स्ट्रिंग आपने एंटर की थी वही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा. ऑल्टरनेटिवली हम लूप चला सकते हैं. वी कुड से समथिंग लाइक फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, सी आउट लेस देन नेम ऑफ आई. So we say name square bracket I square bracket semicolon. What that does is कि I को वेरी करते हुए पहले name of 0 कैरेक्टर आउटपुट होगा, फिर name of 1 कैरेक्टर आउटपुट होगा, फिर name of 2 कैरेक्टर आउटपुट होगा and so on. Trick to remember is कि जी जो कैरेक्टर एरे के अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो एक नल कैरेक्टर से एंड हो रही है. So you don't want to print the null character and then whatever garbage follows, because it might really be garbage कि memory के अंदर random values हो सकती हैं which may not be real characters. So you might want to add a condition when processing arrays like this कि जी output करते जाओ single character at a time till the null string is reached. जब आप पहला alternative लेते हैं which says C out less than name semicolon, तो automatically C out does this for you. वो नेम में से उतना हिस्सा लेगा अप टू द नल कैरेक्टर और वो प्रिंट कर देगा. जब आप सिंगल कैरेक्टर हैंडलिंग कर रहे हैं देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि जी कहाँ पे रुकना है. सो थिंक अबाउट हाउ यू कुड यूज अ व्हाइल लूप और अ फॉर लूप so that you process the array of characters, one character at a time, but you stop short of the null character. अब इसके साथ हम और भी चीज़ें कर सकते हैं. Once we have this facility that we can access the character string, a single character at a time, we can start asking questions like, are two character strings equal? Okay, so you can start comparing them. Compare क्या करना है? क्या चीज़? How can you say कि जी two character strings are equal? Well, it is the same as comparing any two arrays. Whether they're integers or they're characters, the problem is the same. The question that I'm asking is array 1 equal to array 2? Well, you can first of all put in a condition कि जी arrays का size बराबर होना चाहिए. Only then we will compare. We'll make it simple for ourselves. Suppose कि जी दोनों arrays का size जो है वो 100 है. So अगर integers को compare करना है उसी तरह जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि जी एक नंबर ढूंढते हुए हमने एक फ्लैग अपने लिए रख लिया था कि जी फाउंड. तो यहाँ पे हम शायद एक और इंटीजर फ्लैग डिक्लेयर कर लें. हम कहते हैं इंटीजर इक्वल्स और इक्वल्स 0. ठीक है ना, EQUAL, विच मीन्स कि जी अभी ये एरेज बराबर नहीं हैं. अब इसको टेस्ट करने चलते हैं. सपोज एरे 1 जो है उसका नाम आई है और एरे 2 जो है, आई नहीं रखते, आई हम लूप काउंटर में इस्तेमाल कर लेंगे. हम कहते हैं कि जी उसका नाम है num1 of 100 और दूसरी एरे जो है वो num2 of 100 है. सो दोनों में 100 नंबर पड़े हुए हैं. डिटर्मिन ये करना है कि जी दोनों एरेज आइडेंटिकल हैं कि नहीं. सो हम सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं. पहले कहते हैं कि जी ये बराबर नहीं है, इक्वल्स 0. अब लूप चलाते हैं. फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 100, इंक्रीमेंट i. विद इन द लूप वी हैव टू रन द इफ स्टेटमेंट. सो ब्रेसेस शुरू कर लेते हैं. मेक इट अ हैबिट कि ब्रेसेस इस्तेमाल करें फॉर लूप के साथ. उसके अंदर पहली इफ स्टेटमेंट आएगी, इफ num1 ऑफ i इक्वल्स और अदर नॉट इक्वल्स num2 ऑफ i. मैंने नॉट इक्वल्स क्यों कहा है कि हमारा इंटरेस्ट ये है कि जी अगर शुरू से लेके आखिर तक पहला नंबर हमें ऐसा मिल गया जो दोनों एरेज में बराबर नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम तो हल हो गया. I mean we know immediately that the arrays are not equal. On the other hand, we may want to run it all the way to the end and check for equality all the time. Doing a not equals is a lot easier. So we say if num1 of I not equals, which is exclamation mark equal to num2 of I. अब यहाँ पे आप पहले तो करें कि जी equals false करना है आपने किसी तरीके से. तो अगर हमने ऊपर 0 लिखा हुआ था यहाँ 1 कर दें, मतलब हमने मैप करना है कि जी 0 मीन्स इक्वल एंड 1 मीन्स नॉट इक्वल और द अदर वे अराउंड. फॉर द मोमेंट हमने कह दिया है कि जी इक्वल्स इक्वल टू 0
मीन्स द एरेज आर नॉट इक्वल, तो अभी वो इक्वल जीरो ही रहेगा या पहले उसको 1 कर लें. लेट्स मेक इट सिंपल. लेट्स स्टार्ट आउट बाय सेइंग कि जी द एरेज आर नॉट इक्वल, or rather the arrays are equal. So we will understand that to mean equals equal to 0 means the arrays are equal, and we will set the flag, which means we'll raise the flag if they are not equal. अब loop के अंदर if the two numbers don't compare, we simply say equals equal to 1 and get out of the loop. Why process the rest? So we say break. We come out of the loop, we do a little test, and we say the arrays were equal or the arrays were not equal. Same thing can be done with character arrays. You can always find out whether one character array, in other words a name, is equal to another name. This is one way of doing a lookup in a database, for example. कि जी इस नाम को ढूंढो. So एक लिस्ट के अंदर आप नाम ढूंढ रहे होते हैं, you are actually comparing arrays. In fact, comparing string arrays is such a common function that, as the name implies, the function has been provided for you in the C libraries. Okay, we will again come to that when we look at string handling much later in the course, but for the moment you can write your own little character array equality function that compares two arrays. The two arrays must have the same size. ये आप given रख लें for the moment, और फिर आपने character by character comparison करना है, और अगर दोनों characters बराबर हैं तो ठीक है, चलते जाएं जब तक array ख़त्म नहीं हो जाती, और अगर उनमें से एक भी कैरेक्टर निकल आया जो कि इक्वल नहीं है तो यू कैन इमीडिएटली रिटर्न सेइंग कि जी ये कैरेक्टर द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल. वन थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड इज कि जी छोटा ए और बड़ा ए दे आर डिफरेंट. रिमेंबर हम एस की कैरेक्टर सेट इस्तेमाल कर रहे हैं. हर कैरेक्टर की अपनी रिप्रेजेंटेशन है इनसाइड द कंप्यूटर एज अ बाइनरी स्ट्रिंग. छोटे ए की और रिप्रेजेंटेशन है, यानी उसके लिए कोई और नंबर लिखा जाता है, और कैपिटल ए के लिए डिफरेंट नंबर लिखा जाता है. सो इन फैक्ट यू माइट थिंक कि जी हमने अजमत हमीद लिख दिया और सारा कैपिटल्स में लिख दिया, और उसको कंपेयर कर रहे हैं अजमत हमीद जो कि प्रॉपरली कैपिटलाइज्ड है, यानी पहला ए कैपिटल है बाकी छोटे हैं, और फिर एच कैपिटल है और बाकी छोटे हैं, एंड दे शुड कंपेयर इक्वल. दे वोंट कंपेयर इक्वल बिकॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज डिफरेंट. यू हैव टू keep an account of these subtle things whenever working with arrays and character arrays in particular. What else can you do with character arrays? Well, have some fun. अपना नाम input करें, उसको reverse order में output करें. ठीक है? Think of the logic which would be required कि जी आखिरी character पहले print हो, फिर उससे पहला, all the way to the first character. You may want to find out how long the array is, so you can start counting from the beginning till you reach the null character. कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के साथ ये आप कर सकते हैं, इंटीजर्स के साथ नहीं कर सकते. इंटीजर्स के लिए तो वैल्यू आपको पता है. सो यू कुड प्ले विद स्ट्रिंग्स. आई मीन डू इट, डू सम रैंडम, ट्राई टू थिंक ऑफ अ गेम दैट यू कैन प्ले विद कैरेक्टर्स, अ गेसिंग गेम और समथिंग लाइक दैट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू. व्हाट एल्स कैन वी डू? ओके, लास्ट टाइम वी मेंशन्ड अ रूडिमेंट्री सर्च टेक्निक. ठीक है ना, एक नंबर लो, उसको एरे में ढूंढना शुरू कर दो. सेम थिंग यू कुड डू विद कैरेक्टर्स. ठीक है. What else? Well, how about sorting? Okay, sorting is an interesting problem. I'm sure आपने पहले introduction to computing में भी इसको देखा था. Bubble sort, फिर quick sort, etc. You will find actually the comprehensive जो है searching भी और sorting की coverage जो है वो subsequent courses में होगी, algorithms में आएगी, etc. Because these are very specialized techniques. For the moment, I'll just mention a couple. Or I think that you would have enough practice now to be able to implement some kind of a sort algorithm. एक अगर brute force technique ले लें, यदि आपके पास एक array of numbers मौजूद है, array of numbers में से आप उसको sort करना चाहते हैं ताकि सबसे छोटा नंबर ऊपर आ जाए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा नंबर नीचे आ जाए. तो एक तरीका तो ये है कि जी पहले आप पूरी array को स्कैन करें, सबसे छोटा नंबर मिल जाए आपको, तो उसको सबसे ऊपर वाली जगह पे लिख दें. ठीक है ना? Careful. Whenever you're doing that, you have to start looking into your toolkit and see कि do you have any programming tricks in your sleeve. The problem here is, suppose चलते चलते आपको 16वीं पोजीशन के ऊपर सबसे छोटा नंबर मिल गया एरे में. एरे का साइज 100 है, और सबसे छोटा नंबर अब आप 0th पोजीशन पे लिखना चाहते हैं.
तो क्या आप सीधा उठा के उसको 0th पोजीशन पे लिख देंगे, काम बन जाएगा? नो, you will have lost information. The 0th element would have been overwritten. As soon as you do an assignment, पिछली memory तो गई. So you would have overwritten the 0th element with the value of the 16th element. 16th element को अभी कुछ नहीं हुआ, वो अपनी पहली वाली value लेके बैठा हुआ है. So you have lost information, you don't know what the 0th element was. So what do you want to do? What you want to do is, if you found the smallest element at position 16, you want to interchange the positions. 16th वाला 0th position पे चला जाए और 0th position वाला 16th position पे आ जाए. So what's the little programming trick? Trick भी नहीं कहना चाहिए, it's like part of our vocabulary. देखिए क्या करेंगे, पहले 0 वाले को उठाएं, एक और जगह पे महफूज कर लें, फिर 16 की वैल्यू उठाएं, उसको 0 वाले की जगह पे लिख दें, और फिर जो महफूज की हुई थी वैल्यूज को उठाएं और 16वीं पोजीशन पे लिख दें. अगेन इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रोग्रामिंग पैराडाइम. इट्स कॉल्ड स्वैपिंग टू नंबर्स. स्वैप कर रहे हैं, एक की जगह पे दूसरे को लिख रहे हैं. फ्रॉम द वेरी नेचर, जब मैंने बताया कि जी एक और जगह पे लिख लें, तो यू नीड वन मेमोरी लोकेशन टू डू दैट. नॉर्मली दैट लोकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द एरे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एरे का नाम num है, NUM, you would use some other location, let's say x, and you would say x equals num of 0. तो आपने num of 0 की वैल्यू x पोजीशन पे लिख दी. अब आप num of 0 को डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, because as I mentioned in the previous lecture, whenever we write something like num parenthesis 0, we are talking of a simple variable, and as a simple variable it can occur on the left hand side of an assignment statement. So now we say num of 0 equals num of 15. Solving position is the 15th index value, and then we say num of 15 equals x. Simple swap. So it will always require one extra variable. Remember that, and it's part of your toolkit. Swapping two numbers. Okay. We can now think about it. Back to the problem. Sorting कर रहे थे. सबसे छोटा नंबर ढूंढ के हमने पहली पोजीशन पे लिख दिया. अब क्या करें? अब जी दूसरी पोजीशन से शुरू हो जाए, विच इज इंडेक्स 1, और फिर आखिर तक फिर सबसे छोटा नंबर ढूंढ लें और फिर उसको फर्स्ट पोजीशन पे, इंडेक्स 1 पोजीशन पे लिख दें, फिर इंडेक्स 2 से शुरू होकर आखिर तक. सो यू कैन थिंक ऑफ 20,000 डिफरेंट वेज ऑफ सॉर्टिंग नंबर्स. दिस ऑफ कोर्स इज ब्रूट फोर्स. इट टेक्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन. छोटी एरे तो हमारे तेज आजकल के कंप्यूटर हैं, एकदम वो सॉर्ट कर देता है, लेकिन जब बड़ी एरेज हो जाएं या नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएं, मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो, थिंग्स कैन स्लो डाउन considerably, और if you need to sort them again and again. The same thing applies to search algorithms. Suppose you've got an array और उसमें से आप नंबर सर्च करना चाह रहे हैं, तो जो हमने एक लीनियर सर्च की थी, वो तो जितने नंबर्स हैं उतने कंपैरिजन्स करेगा. सो अगर 100 नंबर्स हैं, 100 दफ़ा इफ स्टेटमेंट चलेगी और वो ढूंढेगी कि जी नंबर मिला है या नहीं मिला. Can we do something better than that? Obviously the answer is yes, we can always do something better. In this case we can think about a binary search algorithm. ये भी मेरे ख्याल में आपने पहले देखा हुआ है, which is a simple game that you can play with each other and say कि जी मैंने एक नंबर गेस कर लिया between 0 and 1000. कितनी guesses में ये नंबर ढूंढा जा सकता है? Well, if you're playing with someone and they take more than 10 guesses, well, I won't say anything about their IQ, but I'll tell you something that they have not done, even the rudimentary things about algorithms. The trick is, जो हमने शुरू की थी structured programming और functions के ऊपर भी बात की थी, divide and conquer. एक आप guess करें, जो आपको जिसने सोचे हुए नंबर्स, वो आपको एक रेंज दे दी हुई है कि जी अपना एक नंबर गेस करो, या सर्च कर रहे हैं आप. आंसर होना चाहिए कि जी आपका नंबर जो गेस किया आपने वो बड़ा है या छोटा है, और जो भी हो वहाँ पे एरे के 2 हिस्से कर दें और फिर अप्रोप्रिएट हिस्से के अंदर नेक्स्ट सर्च शुरू कर दें. तो सडनली आपने एरे को साइज को हाफ कर दिया, फिर उसको हाफ कर दिया, फिर उसको हाफ कर दिया, एंड सो ऑन. सो एवरी टाइम यू सर्चिंग इन एन एरे विच इज हाफ द साइज ऑफ द प्रीवियस एरे. इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज गोइंग एज log n, यानी log base 2. टोटल एरे साइज विल बी 2 to the power n, और आपको n ट्राइज के अंदर नंबर मिल जाना चाहिए.
विच मीन्स अगर 1000 नंबर है, क्योंकि मैं रफली कह रहा हूँ 1000, एक्चुअल फिगर इज 1024, तो 10 tries is the maximum, because 2 to the power 10 is 1024. You should be able to guess the exact number in 10 tries or less. Okay? Try that and then try to program it. Okay? You should have a program that allows you to do this kind of quick search. सर्च के अंदर जब भी हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, देयर इज अ कैच. कैच क्या है कि जी इट ओनली अप्लाइज जबकि नंबर्स की लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड हो. ठीक है, सबसे छोटा ऊपर, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन. दे आर अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. Otherwise, this sort of binary search algorithm doesn't work. So you notice that sorting and searching go together very closely. You want to apply some of these fast algorithms, you have to sort the array first and then apply this algorithm. If you want to do linear search, it doesn't matter. ढूंढना ही है ना कि जी array में ये number है कि नहीं, आप जिस तरह मर्जी ढूंढ लें. On the other hand, इस चीज़ पे आप जरा गौर करें कि ये जो divide and conquer है, is this the fastest way all the time of searching for a number in a list? Think about it. Okay? I'll give you a simple example. Suppose numbers 1 to 100 हैं, ठीक है, they're all sorted, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 all the way up to 100 लिखे हुए हैं. और अब आप इसको सर्च करना चाहते हैं. Should you use a linear search or should you use a binary search? Okay, go to the discussion board and give us your ideas on that. Suppose they are random, suppose they are ordered, suppose they are mixed up, whatever. There are several ways of looking at it, but think about it and read something about it. ठीक है ना? Not just in your textbooks, you have to read outside your textbooks to look at the problems. Problems जो भी हम programming में handle करते हैं, they come from real life. So you have to look around you and read additional material. Only then do you actually start seeing the application of the knowledge that you're gathering. Let's go on and talk about functions and arrays. देखिए, when we spoke about functions some lectures ago, we spoke about the mechanism by which we call these functions. And I said that by default, C का जो call mechanism है, वो है call by value. यानी अगर मैं x एक integer है और मैं एक फंक्शन f को कॉल करूं विद x एज द पैरामीटर, आर्गुमेंट उसको दे के पास करूं, तो मैं कहूँगा f ऑफ x. मैकेनिज्म करता क्या है कि जी x की वैल्यू उठाई और वैल्यू एक और ख़ास जगह पे रख दी और फिर फंक्शन कॉल किया और कहा यहाँ से वैल्यू ले लो. ओरिजिनल x जो है उसको नहीं कुछ भी होता, वो अपनी जगह पे बैठा रहता है, अनटच्ड एंड अनचेंज्ड. फंक्शन जो है अंदर जाके वो x को रिसीव करे, उसको डबल करे, स्क्वायर रूट ले, डिवाइड बाय 2 करे, जो मर्जी करे, वो अपने तौर पे उसको मॉडिफाई कर सकता है और अपने अंदर उसको इस्तेमाल कर सकता है. बट व्हेन कंट्रोल रिटर्न्स टू द कॉलिंग प्रोग्राम, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x इज फाउंड इंटैक्ट. दिस इज द कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म. ओके, सो अ वैल्यू, अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेंट ओवर. व्हाट हैपेंस when we want to send an array into a function? Okay, पहली चीज कि जी उसको कॉल कैसे करें. So how do you send an array into another function from a calling program? And then what goes into the calling program? Is an entire copy of the array going, or is the name going, or what happens? Let's talk about it a little. What happens? Let's see first how we do it. करने के लिए हम दो चीजें बताएंगे अपने फंक्शन को. एक बताएंगे कि एरे का नाम क्या है जो हम उसको भेज रहे हैं, और दूसरा जो हमें बताना पड़ेगा वो ये है कि जी एरे का साइज कितना है. क्योंकि रिमेंबर, एरे तो हमारे कॉलिंग प्रोग्राम में लेट्स से डिक्लेयर हुई है, तो कॉलिंग प्रोग्राम को तो पता है कि जी इसका साइज 100 है या 200 है या 10 है, लेकिन फंक्शन को ये नहीं पता. और क्योंकि एरे जो है वो कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर हुई है, सो सिर्फ कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर ही उसकी विजिबिलिटी है, उसके साइज की विजिबिलिटी. सो व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, वी मस्ट कॉल इट विद द नेम ऑफ द एरे. ऑब्वियसली वी वांट टू सेंड इट ओवर, एंड वी मस्ट आल्सो टेल इट हाउ लार्ज द एरे इज. सो अ फंक्शन कॉल, लेट्स से वी गॉट एन एरे, अ कैरेक्टर एरे कॉल्ड नेम. सो वी से 4 नेम 100. ये तो डिक्लेरेशन हो गई. एक फंक्शन है
जो कि नाम को हम चाहते हैं कि उल्टा दे और फिर उसको प्रिंट कर दे। मैं नहीं आपको बताऊंगा कि उल्टाना कैसे है, ये तो आपने एक्सरसाइज करनी है। सो हम जब फंक्शन पे आएंगे तो लेट्स से फंक्शन का नाम है रिवर्स, तो वी विल से रिवर्स parentheses name comma 100. So we are sending the name of the array which is name and we are sending the size of the array which is 100 over to the function. ये तो हो गया फंक्शन की कॉल। अब क्वेश्चन ये है कि जी हमने पिछली दफ़ा बात भी की थी फंक्शंस के साथ कि जी उसकी प्रोटोटाइप भी बतानी होती है कई दफ़ा। अगर फंक्शन बाद में डिफाइन हुआ हुआ है तो पहले उसको डिक्लेयर कर लें ताकि प्रोटोटाइप मेन के अंदर इस्तेमाल हो सके। प्रोटोटाइप इसकी क्या बनेगी, फंक्शन के अपनी फर्स्ट लाइन जो है जहाँ पे हमने लिखा है रिवर्स, वहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे। सो लेट्स टेक देम वन बाय वन। फर्स्ट इज़ द फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हमने कहा कि जी लेट्स से कि ये जो हमारा रिवर्स फंक्शन है ये रिटर्न कुछ नहीं करता। सो अगर कुछ नहीं रिटर्न करता वो कीवर्ड हम void इस्तेमाल करेंगे, VOID। सो इसके प्रोटोटाइप में हम लिखते हैं void रिवर्स पैरेंथेसिस खोले। अब हमने बताना है कि तुम्हें एक कैरेक्टर एरे मिल रही है। सो वी से 4 और आगे स्पेस देके हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए अगर हम सिर्फ 4 लिखते तो द फंक्शन वुड हैव सेड कि मुझे एक कैरेक्टर मिलेगा जब मैं कॉल हूँगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने से अब फंक्शन को ये पता है कि मुझे कैरेक्टर एरे मिलेगी। सो वी से 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर कॉमा एंड वी से इंट, that's it, parenthesis close, where the integer will represent the size of the array. I probably haven't mentioned it, but in the array prototype we don't need to name anything. We don't have to say char name brackets and we don't have to say int array size. आप कह दें तो ये syntax error नहीं है, लेकिन practically compiler will simply ignore those names. Identifiers prototype के अंदर ignore होते हैं। ये तो हो गया उसका prototype। अब आ जाएं फंक्शन की अपनी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन के वक्त आप अब वेरिएबल नेम्स या एरे नेम्स इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहते हैं void रिवर्स पैरेंथेसिस 4 जो भी आप नाम देना चाहें एरे को। रिमेंबर दिस नेम इज लोकल टू द फंक्शन दैट इज बीइंग कॉल्ड, सो यू कैन गिव इट अनदर नेम। यू कैन से समथिंग लाइक कैरेक्टर्स, CHARACTERS। सो यू कैन से कैरेक्टर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। यू डोंट नो कि जी इसका साइज क्या है, सो द स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमेन एम्प्टी। फिर कॉमा, देन यू से इंट एरे साइज, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, ब्रेस खोला। अब फंक्शन के अंदर चले गए, उसमें जो भी करना है इसके साथ। इन दिस केस हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, वो करें, ब्रेसेस बंद, फंक्शन कंप्लीट। इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब मेन चलेगा उसमें आपने लेट्स से सी इन के थ्रू नेम के अंदर अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आप चले गए रिवर्स फंक्शन के अंदर। सो कंट्रोल पासेस ओवर। रिवर्स फंक्शन ने एरे को लिया और उसके कैरेक्टर्स को रिवर्स कर दिया, खत्म, कंट्रोल वापस आ गया। फंक्शन ने कोई चीज रिटर्न नहीं की, हमने कहा था उसकी रिटर्न टाइप void है। मेन में आ गए, आप कहते हैं सी आउट लेस देन नेम। व्हाट विल यू सी? क्या ओरिजिनल जो नेम एंटर किया था वो नजर आएगा या कुछ और? Here you're going to see something very interesting. Whatever the reverse function did to the array will now be appearing in your calling program, in your main in this instance. What it means is कि the original array जो थी, जो calling program में थी, वो खुद बदल गई है। Okay? So if you reverse the characters in the function, then in main you will find the characters reversed. What this means is कि जी फंक्शन के पास एरे की कॉपी नहीं गई, एरे बजाते खुद चली गई। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। पिछली दफा कुछ मतलब 1-2 लेक्चर्स पहले हमने जब बात की थी कॉल बाय रेफरेंस की, तो हमने एड्रेस ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया था, फिर स्टार ऑपरेटर भी आया था, पॉइंटर वाला ऑपरेटर, जिसने बताया था कि जी इस तरह से कॉल बाय रेफरेंस होता है। इन द केस ऑफ एरेज, कॉल बाय रेफरेंस इज द डिफॉल्ट. You don't have to use the address operator and you don't have to use pointers. If you just call a function with the name of an array, then the array itself is passed. If you think about it, it's logical. क्यों? क्या हो रहा है
कि जी जब एरे का नाम पास हो रहा है तो वो नाम बजाते खुद represents something. What does it represent? Think about it. You see, when we say X, we are talking of a variable, and the variable is the name of a location in memory. But when we say name now represents an array. It doesn't represent a variable. So which memory location? Interestingly enough, C जो है वो array name के अंदर जो memory locations हैं जो array को assign की हुई हैं उनमें सबसे पहली वाली location जो है उसका address रख देता है. So in a way, in this example, the name NAME, which is the name of the array that we are using, actually represents the address of the first location of the array called name. Now what that means is कि जब हमने function को ये name pass किया तो address ही pass कर दिया, which is exactly the same as जो हमने पहले discuss किया था कि अगर call by reference implement करनी हो तो we have to pass the address of the location. Because this is the first address of the array, we can then increment it and use it like an ordinary array in the function, and whatever the function does to the contents, which means the array elements, is actually happening in memory at the same place जहाँ पे original calling function ने array लिखी थी. लिहाजा original array जो है वो खुद modify हो रही है. You have to keep this in mind because this is a dichotomy. This is a different behavior. जब हम variables को pass करते हैं function के अंदर तो default is call by value. जब भी हम arrays को pass करते हैं into another function, the default is call by reference. Be aware of this. You do not want unwanted side effects. What it means is whenever you're passing a simple variable to a function, the default is call by value. Whenever you pass an array to a function, the default is call by reference, which means any changes made by the function to that array will be reflected in the calling program. Okay, you have to be completely aware of this all of the time because otherwise आपको समझ नहीं आएगी कि जी हुआ क्या है, because characters वगैरह तो जल्दी से नज़र आ जाते हैं, numbers के साथ अगर change हो जाए तो you may not know what happened in your program, where the logical error is. So be careful when passing arrays to functions. Can we do a simple example to prove that a function changes the original array? Well, why not? Let's take some numbers. एक numeric array ले लेते हैं, उसको हम main में declare करेंगे, function में pass करेंगे और function को कहेंगे इसको values assign कर दे और वापस main में आके उसको print कर लेते हैं. So the function is going to take two parameters. One is the array and one is the size of the array. So उसका पहले आप prototype लिख लें. Void, let's call it f. So we'll say void f parentheses int double square brackets, which means it's an array, comma int, which will be the size of the array, close parentheses. We come to main, we declare inside main, we say int numbers 100 semicolon f numbers semicolon. That means सीधा numbers की array declare की और f को pass कर दी और उसके बाद वहीं पे पहले main को complete कर लेते हैं. हम कहते हैं for let's say int I equal to 0 semicolon I less than 100 increment I C out less than numbers of I, and that's it, end of main. So we've simply declared an array, called a function and printed the array. अब आ जाएं function की तरफ. function भी हम simple बना लेते हैं. void f int x parenthesis square brackets comma int size. So array का size आ गया या उसको हम array size कह लेते हैं to be very explicit. Parentheses closed. In the body of the function we again say int I as a loop counter, and then we say for I equal to 0 I less than array size increment I और वही जो भी x यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया नाम. So x of I equal to I. Simple assignment. जो भी I की वैल्यू है उसको array element में assign कर दो, and that's it. Write out this program, compile it, execute it, make sure कि main में जब array print होती है उसमें number values नज़र आती हैं आपको, which means कि function जो था उसने array को change कर दिया है. One important point. I mentioned earlier that when we talk of an array element,
when we say x of 3, so we are talking of a simple variable. Okay, it is not the array, it is an element of the array and it's treated like a simple variable, which means whenever we do a function call जिसके अंदर हम एक array का element भेज रहे हों, so if we say something like f x of 3 within square brackets, so like a variable, this call is executed with the call by value. It is not a call by reference. So in this case x of 3 की एक copy फंक्शन को भेजी जाएगी, वो कॉपी पे जो मर्जी करे, x of 3 की वैल्यू नहीं बदलेगी. Let us reiterate, what we saying is whenever you pass a variable, it is passed by value. Whenever you pass an array to a function, it is called by reference. And an array element is a variable, a simple variable, so it becomes a call by value. Okay? Enough on these things. As you experiment, as you play with these, you will understand a lot more. Arrays जो हैं उनकी applications आपको थोड़ी सी सोचना चाहिए और थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और आ जाएंगी. अब हम थोड़े से एरियाज भी टच करते जाएंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा हाँ जी एरेज तो रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल हो सकती हैं और रोज़मर्रा नहीं तो मैथ्स के काम में तो डेफिनेटली इस्तेमाल हो सकती हैं. देखिए एक वेक्टर क्या होता है. ओके, अ वेक्टर is something like values which have independent coordinates. ठीक है, so 2-dimensional vector हो सकता है, 3-dimensional vector हो सकता है जिसके अंदर उतनी values होंगी. Vectors के dot products लिए जाते हैं, vector products लिए जाते हैं. If you've done your maths, you know कि vectors की manipulation होती है, वो सारी arrays में हो रही होती है, सारी array manipulation हो रही होती है और simple loop से हम करते हैं. Vector से आगे चलें, क्या होता है? Matrix. नाम सुना होगा. नहीं, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की जिसके अंदर रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं. सो कैन वी रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स इन सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, एंड द आंसर इज इट्स अ 2-dimensional array. So does C provide a facility for declaring and using 2-dimensional arrays? In fact, it's so simple that जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया है, you've already mastered the 2-dimensional array. All you need to do is to add another set of square brackets. So if you want to declare a 2-dimensional array, let's say 2 rows and 3 columns. So 2 rows होंगी और 3 columns होंगे, and let's call that array X, and it is an array of integers. So we would declare it as int X square bracket 2 square bracket closed, फिर square bracket open 3 square bracket closed semicolon. खत्म. पहला वाला जो है इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट वो रो को मतलब डिनोट करता है और दूसरा वाला जो है वो कॉलम को. सो इट इज़ रो कॉलम एड्रेसिंग. इसके बाद आप जो चाहें इसके साथ करें. अब आप अपने लिए 2-dimensional arrays डिक्लेयर करें, उनको पॉपुलेट करें, उनके नंबर्स को ऐड करें. मैट्रिक्स है, उसके साथ आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 10 और काम कर सकते हैं. द इंटरेस्टिंग अगेन वुड बी कि जी प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या इस्तेमाल होगी टू वर्क विद मैट्रिसेस और एटलीस्ट 2-dimensional arrays. कैन यू थिंक अबाउट इट? 1-dimensional arrays में हम सिंपल लूप इस्तेमाल कर रहे थे. फॉर i equal to 0, i less than array size, do something. What do we do when we have a 2-dimensional array? Now we have number of rows and number of columns. Answer is simple. You're going to use 2 loops. You're going to use nested loops. अब कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन आज तक हमने नहीं बात की कि जी एक लूप के अंदर दूसरी लूप नहीं हो सकती. और यहाँ पे आपको हमारी स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्टिंग मेथोडोलॉजी का भी फ़ायदा नज़र आने लग पड़ेगा. जब आप एक नेस्टेड लूप का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी वो इंडेंटेशन लेवल्स भी कोड के साथ मैच कर रहे हैं. थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हाउ डू वी प्रोसेस अ मैट्रिक्स? थिंक अबाउट इट. हमने पहले मैट्रिक्स को कुछ वैल्यूज़ देनी है. सपोज आपने एक 2-dimensional array डिफाइन की है, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं. पहले उसकी वैल्यूज़ हम पढ़ना चाहते हैं यूज़र से लेके कीबोर्ड से. व्हाट डू वी डू? वी से let's take a specific example. So we say int matrix 2 square bracket 3
दोनों अपने अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्लेयर हो गई। वी से अब बाकी मैं वेरिएबल सारे अब यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूँगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि जी वेरिएबल कहीं पे डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करने लगे हैं। सो वी से फॉर रो इक्वल टू 0, रो कीवर्ड नहीं है, ये वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर किया है, इट्स ऑफ टाइप इंट। सो वी से फॉर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन मैक्स रोज। याद रखें मैंने कहा था कि कोशिश करें कि कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ इस्तेमाल करें। यहाँ पे कॉन्स्ट डालें या ना डालें, यू कैन ऑलवेज से मैक्स रोज इक्वल्स 2, मैक्स कॉलम्स इक्वल्स 3। सो लूप जो होगी वो होगी फॉर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन मैक्स रोज, इंक्रीमेंट रो। ओपनिंग ब्रेस डालें, इसके अंदर नई लूप शुरू कर दें। फॉर कॉल COL, another integer variable which will represent the column. For call equals 0, call less than max calls, increment call. फिर ब्रेस करें, अब दो लूप्स चल पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप बेशक ये कर लें कि जी सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ, और फिर आगे रो कॉल। सो आपको पता चल जाएगा जी प्रॉम्प्ट से कि जी कौन सी वाली वैल्यू मांगी जा रही है। यू गो एंड यू से सी इन greater than, and in this case the name of the array, square bracket row, which is the current value of the integer variable called row, square bracket, फिर square bracket open call, which is the integer variable call की current value, square bracket close semicolon. Exactly the way I said that when you address or when you specify an array element, you are talking of a simple variable. The array element in a two-dimensional array is specified by giving the name of the array, then in the first square bracket the row index, and in the second square brackets the column index. ये सी इन के साथ आप एंटर कर लें, पहली लूप बंद कर दें, दूसरी लूप बंद कर दें, देख लें होगा क्या। पहले हम ऊपर से आएंगे, पहली लूप के लिए एक वैल्यू सेट होगी, अंदर दूसरी लूप पूरी चलेगी। सो फॉर द फर्स्ट रो विच इज इंडेक्स 0, for all columns you will read the values. Then the inner loop will exit. You will go and go to the next row, which will be index 1, which means the second row. And then you will again read all of the columns. So you will read them row, let me talk natural numbers. पहली रो का पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर बाहर वाली लूप से होते हुए वापस आके दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट. So I've just given you an idea in terms of how do you process or rather input a two-dimensional array. You can input it, you can multiply things, you can take sums, you can do everything that you do with simple one-dimensional arrays. Just to finish, even here we are not limited. You can go to three-dimensional arrays. Mechanism is exactly the same. 3 square bracket के pairs लग जाएंगे और उससे हमारा काम बन जाएगा. So what have we looked at so far? We've looked at arrays with inconsiderable depth, लेकिन इनके लिए हम आपको प्रॉब्लम्स देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको array manipulation के अंदर फ्लुएंसी हासिल होगी. I'll keep saying that and I'll keep repeating myself. You have to do a lot of programming to understand how the whole thing works. Please build up your vocabulary, get into the habit of processing arrays very quickly. Character arrays पे कुछ interesting problem हम आपको देंगे, उनको आप solve कीजिएगा. Most of the string handling problems usually आपको library functions में भी मिल जाएंगे, इतने common हैं.